तो जो सरकार है, जिसको लोकतंत्र में हमने चुन के भेजा है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके सामने कौन सी शक्ति आ रही है, मैं तो नहीं समझ पा रहा। और जब उसके सामने भी कोई शक्ति आ रही है तो फिर परमपिता परमात्मा ही मालिक है, फिर इस क्षेत्र का कोई मालिक नहीं है। तो मास्टर जी, एक बात आपसे मैं जनरली पूछना चाहता हूं, अगर आप इस क्षेत्र के इस वक्त विधायक होते तो आप इस स्थिति में क्या करते? मुझे अगर अपनी विधायिका से भी इस्तीफा देना पड़ता तो इस्तीफा देता, क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहता। और जो आदमी क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हुआ है उसको तो जनता ने किसी पार्टी की जरूरत नहीं, निर्दलीय है, अपने हाथों में लगी उठा कर। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे साथ एक बार फिर अपने क्षेत्र के बड़े किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह मौजूद हैं। आपको बता दूं कि अपने गांव समेत काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्र की जिनको लेकर मास्टर शिवराज सिंह लगातार संघर्षरत हैं। बात करेंगे एक बार फिर उनसे। मास्टर साहब का एक वर्तमान में ही वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी आपको रास्ते से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहा है। समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर ये नौबत आई? धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भारतीय किसान लोक शक्ति। हमारा लगभग 3 महीने से यमुना विकास प्राधिकरण, जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इनकी समस्याओं को लेकर के, एक्सप्रेसवे की समस्याओं को लेकर के 3 महीने से गांव रोनीजा पर धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन। अब ये तो कोई सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे खिलाफ धरना हो। इनमें कहीं ना कहीं सत्ता की भी भू आती है, अनक आती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनेता का इशारा हो कि जाकर के धरने को कुछ लो, कैसे भी हो आंदोलन को ख़त्म करो। तो पुलिस है, उस पर कानून का सहारा है, वर्दी की ताकत है, संविधान का मिसयूज करते हैं वो लोग। वो प्रेशर बनाने के लिए आए थे, लेकिन परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, हम उनके प्रेशर में नहीं आए। अच्छा, ये जो पुलिस की जो कलम है ये गरीब आदमी पे ज़्यादा चलती है, वरना जेबीएम यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ लगातार जल दोहन कर रही है। जिलाधिकारी महोदय गौतम नगर को बता दिया, पहले मनीष कुमार जी को बता दिया, मैडम आई इनको मेधा रूपा में इनको भी बता दिया। जो एक्शन है भूगर्भ का उसको भी पता है, कई बार ट्वीट भी कर दिया, ज्ञापन लिख के दे दिया। और जल दोहन के अलावा खुला मिट्टी खनन भी कर रहा है, धूल उड़ा रहा है, पॉल्यूशन भी कर रहा है। लेकिन उधर पुलिस का ना लठ चलता है, ना कानून की कलम चलती है। मेन समस्या क्या थी जिस समस्या को लेकर आप उस धरने पर बैठे हुए थे जो इतने लंबे समय से चल रहा है? पहले ये जानना चाहेंगे व्यूअर्स। समस्या ये है कि हम तो जानते नहीं थे प्राधिकरण नाम की क्या चीज़ होती है। जब ये एक्सप्रेसवे बना, उसमें हमारी भी ज़मीन गई, हमारे गांव की ज़मीन गई, आपकी भी ज़मीन गई यहाँ से जेवर तक। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एक्सप्रेसवे बन गया था। इधर गोपालगढ़ से आगे अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरे में एक्सप्रेसवे पर मिट्टी पड़ चुकी थी। गोपालगढ़ से लेकर के जगनपुर तक ये एरिया हम आंदोलन में थे। इसको हमने बसपा की सरकार थी बाधित कर दिया, भाई जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। तो श्रवण कुमार उस समय जिलाधिकारी हुआ करते थे। श्रवण कुमार और जेपी के अधिकारियों के बीच बैठ करके सूरजपुर कार्यालय पे हमारी वार्ता हुई। 7% आवासीय प्लॉट और 800 रुपया पे हमारा समझौता हुआ। 800 रुपया मीटर जब ही दे दिया गया एडीएमएलए के द्वारा। 7% का जो प्लॉट था वो हमें आज तक नहीं मिला। उसी का क्या मिला कि फिर प्राधिकरण आ गया। हम प्राधिकरण को जानने भी लगे कि प्राधिकरण नाम की भी कोई विभाग होता है। नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जेपी को जानते थे। भाई जेपी जमीन ले रहा है, कैसे ले रहा है, जेपी से समझौता हुआ। प्राधिकरण ने फिर और भी अन्य प्रोजेक्टों के लिए जमीन खरीदी, 7% तो उसका भी नहीं दिया। पर 2 साल पहले हमें यह पता चला कि यमुना एक्सप्रेसवे के 7% को यमुना विकास प्राधिकरण नहीं दे रहा है। हमने आपके यहाँ साबोते अंडरपास पे 2 साल पहले धरना दिया, जब रुद्र प्रताप यहाँ एसीपी हुआ करते थे और अभय सिंह जी एसडीएम थे यहाँ। तो शैलेंद्र ओएसडी यहाँ आए और उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से 2 हफ्ते के अंदर वार्ता करवाई। डॉक्टर अरुणवीर जी थे। अरुणवीर जी ने कहा कि भाई मैं इसको देखता हूँ, संज्ञान लेता हूँ, और अगर आपका वाजिब है सारे कागजों को देखने के बाद तो आपको प्लॉट मिलेगा। मैंने की जी इसकी लिस्ट भी चस्पा कर दी गई थी।
गोपालगढ़ से लेकर के जगनपुर तक हर गांव के प्राइमरी स्कूल में प्लॉट लगा करके लिस्ट चस्पा कर दी गई। तो हम तो मान रहे थे हमारा प्लॉट है, फिर हमारा समझौता ही 7% का एक्सप्रेसवे पे हुआ था, तो आप क्यों नहीं दोगे? बोले इस पर उसकी जरूरत नहीं है, मैं दूंगा। अरुणवीर जी का आपके से जो कार्यकाल पूरा हो जाता है, डॉक्टर राकेश कुमार आ जाते हैं। राकेश कुमार जी से भी हमारा ये कहना था कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे का 64% दे दो, हमें इसका जो आवासीय प्लॉट है वो दे दो, और जिन किसानों की आबादी 9, 10, 11 में आपने अधिग्रहण कर ली है और पुनर्ग्रहण कर लिए, ग्राम समाज की आबादी आपने पुनर्ग्रहण कर ली है, इनका निस्तारण कर दो। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया है उनका निस्तारण कर दो। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मैंने गूगल पर सर्च किया था, पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है उसके जो नज़दीक आसपास जो ज़मीन आ रही है 6,000 से 10,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर सर्कल रेट है पूर्वांचल में, एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में। और यहाँ एक्सप्रेसवे निकाल लो, एयरपोर्ट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, यहाँ सर्कल रेट भी नहीं बढ़ रहा। क्या सर्कल रेट है यहाँ पे? यहाँ तो 900 रुपये सर्कल रेट है, उसके बाद बढ़ाया ही नहीं 900 रुपये से। मेरे ख्याल 16-17 साल हो गई सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। और जो आज भी हम गाँव हैं, हम कभी लगते ही नहीं हम शहर में रह रहे हैं, हमारी घरौनी नहीं बनाई गई, शहर करके हमारी घरौनी रोक दी गई। और पूरा मुआवजा जैसे देहात का 4 गुना मिलना चाहिए था, पूरा शहरीकरण दिखा दिया है। हम देहात में रहे, हम देहात में रहे, जो हमारे नवोदय स्कूल हैं उनमें हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। मतलब हमारा जो है ये चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। आंदोलनकारी का मतलब होता था कि आंदोलनकारी आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ सत्ता तक पहुँचे। IB है, LIU है, स्पेशल ब्रांच है, डेली अपनी रिपोर्ट बनाती है, स्पेशल ब्रांच की लखनऊ जाती है, IB की माननीय लक्ष्मी सिंह और DM साहब के पास जाती है, उसकी IB की वहाँ PMO ऑफिस जाती है, और इसकी LIU की यहाँ जाती है कलेक्ट्रेट को, और लक्ष्मी सिंह को, कमिश्नर साहब को रिपोर्ट परमानेंट जाती है। फिर मीडिया के माध्यम से जाती है, अखबार भी छाप रही है, मीडिया साथ दे रही है, फिर सोशल मीडिया है वो उसके माध्यम से जा रही है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि हमारी किसी मांग को पूरा किया जाए, चाहे हमारे सांसद जी हैं, या हमारे विधानसभा परिषद सदस्य हैं, चाहे हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, कोई भी, चाहे जिला चेयरमैन है, चाहे यहाँ का सत्ताधारी पार्टी के संगठन का जिलाध्यक्ष है, किसी ने भी हमारा संज्ञान आके धरने का आज तक नहीं लिया, ना हमसे ये पूछा। और यही लोग जब विपक्ष में चले जाते हैं, ये आंदोलन करते हैं, इन्हीं को सारी बात पता होती है, और जैसे सत्ता में आ जाते हैं इनको मद आ जाता है। फिर 2027 का चुनाव आ रहा है। मास्टर जी, दरअसल मेन समस्या जो चली थी, मैं आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ लगातार काफ़ी समय से, GBN यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसमें पानी का दोहन किया जा रहा है। वो पानी का दोहन जायज़ है या नाजायज़ है? क्योंकि कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले पानी से खाली किया जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है, ज़्यादा मुझे वैज्ञानिक जानकारी है नहीं। तो समस्या उसे आप लगातार उठा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, वो क्या समस्या है? नहीं, ये तो मुद्दा लास्ट सीढ़ी है, जल दोहन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने तो अपने सोशल मीडिया से कह दिया था, ऐसी कंपनी 4 और जल दोहन कर ले अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हम अपना जल का सबर कर लेंगे, कोई नहीं। जल दोहन में JBM यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। वहां पर जहां पर ये JBM यूनिवर्सिटी बन रही है 15 फुट मिट्टी प्राधिकरण ने उठा दी। अच्छा। पहले ही समतल से 15 फुट मिट्टी तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण खोद ले गया, तो 15 फुट तो वो चला गया। फिर 2 मंजिल बेसमेंट इसको दे दिया। जब 60 फुट गहरा आप ले जाओगे ऊपर के समतल से, वो तो 45 फुट ले गया है, लेकिन 15 फुट तो पहले ही खुद गया वहां से। तो वो समस्या सॉल्व हो गई थी आपकी? नहीं, सॉल्व नहीं, उसकी तरफ तो सरकार देख ही नहीं रही, वो तो सरकार करवा रही है जल दोहन। अभी जो समस्या है वो 64% वाला मुआवजा और 7% प्लॉट को लेकर है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी सरकार यूनिवर्सिटी और किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं भाई आओ मेरे पास और इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट के नाम पे ये गरीब आदमी का गला काटें, जल दोहन करें, पॉल्यूशन करें, इनका सारा माफ है। तो हमारा ये मुद्दा नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है। जब हम बैठे तो मुद्दा तो उठाए जाएंगे, लेकिन ये हमारा नाक का सवाल नहीं है। नाक का सवाल है किसानों के जो मुद्दे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लाट,
यमुना एक्सप्रेसवे का अतिरिक्त मुआवजा, किसानों की आबादी, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनका निस्तारण, जो क्षेत्र में घरौनी नहीं बनी है घरौनी बनना, हमारा जो सर्किल रेट है उसका पास करना, आगे जो अधिग्रहण हुआ उसका हमारे नए भूमि अधिग्रहण कानून में है कि 20% जमीन रिजर्व करके उनको दिया जाना, जबकि इतनी जमीन अधिग्रहण होगी किसी को नहीं दिया गया। एयरपोर्ट के जो विस्थापित गांव हैं उनकी रजिस्ट्री पे सरकार खर्चा नहीं ले रही, जो पहले 5 गांव विस्थापित हो गए थे। युवाओं को 5.5 लाख में रोजगार नहीं दे रही। आज पहले चरण को इतने दिन हो गए, आज तक 5.5 लाख रुपए उन्होंने नहीं लिए, उनको नौकरी दे रही है तो सिक्योरिटी गार्ड की दे रही है। मुद्दे तो ये हैं, जलदोहन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो बोला जाएगा जी। लेकिन मास्टर जी, मेरी भी कुछ जो सक्षम अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में एक दिन बैठे थे, बात चल रही थी, मैं नाम लेना सही नहीं होता किसी का भी। वो सक्षम अधिकारी दरअसल पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और उनका ये कहना था कि अगर हमारे यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे निकल रहा होता या एयरपोर्ट बन रहा होता तो मजाल नहीं थी किसी की जो किसान से 1 इंच ज़मीन भी ले जाता। तो फिर यहाँ के किसान में ऐसी क्या कमजोरी पैदा हो रही है जो कि उसके हाथ से ज़मीन भी जीत जा रही है और उसकी मांगे भी पूरी नहीं हो पा रही हैं? सत्ताधारियों से डरा हुआ किसान है। लेकिन कुछ किसान बैठकें होती हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से, लेकिन उनकी भी मांग पूरी नहीं हो जा रही। यहाँ के अधिकारी वहाँ तक उनकी बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं या जनप्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ तक अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं। या तो मेरा दुर्भाग्य, जनप्रतिनिधि ने हमारे सामने सीओ साहब बैठे थे, हमको वार्ता में बुलाया, मेरे मुंह पे हमारी मांगों को ठुकरा दिया। ये मास्टर जी एक्सप्रेसवे का जो अगर प्लॉट लेना था तो पहले अधिकारियों से ले लेते। अभी कुछ समय पहले बच्चों ने आवाज़ उठाई थी आरआर साइट पे कि हमने अपने 5 लाख रुपए छोड़े थे और हमें एयरपोर्ट में हमारी नौकरी के अनुसार एयरपोर्ट में हमें नौकरी मिलनी चाहिए। और जो माननीय विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनकी ओर से एक भाई पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने कहा था कि हम इन बच्चों के साथ हैं पूरी तरह से, लेकिन इनकी इस मांग को मानने के लिए हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है फिर नहीं होने दे रही? अगर मेरी कथनी और करनी में अंतर है तो मैं क्या करूँगा? कोई शक्ति तो होगी, हमें बताएं उस शक्ति को कि मेरे सामने शक्ति आ रही है, नहीं होने दे रही। अधिकारी जो हो सकता है और बड़े सक्षम अधिकारी होते हों जो सरकार 2 प्रकार की सरकार होती है जी। एक पढ़ी लिखी सरकार और एक अनपढ़ सरकार। पढ़ी लिखी सरकार वो होती है जो कंपटीशन पास करके आती है। मैं कल को विधायक या सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरे ऊपर क्वालिफिकेशन की कोई पाबंदी नहीं है। मैं 5वीं पास भी हो सकता हूँ, हाई स्कूल पास भी हो सकता हूँ, लेकिन IAS अफसर जो होगा, IPS जो अफसर होगा वेल क्वालिफाइड होगा, कंपटीशन पास करके आएगा, IAS का कंपटीशन पास करके आएगा। मैं उसे मानता हूँ एक पढ़ी लिखी सरकार, एक अनपढ़ सरकार, एक स्थायी सरकार, एक अस्थायी सरकार। स्थायी सरकार वो है जो 60 साल तक के लिए आया नौकरी में, किसी विभाग में जाए वो 60 साल तक रहेगा, अगर सही नौकरी कर रहा है, सस्पेंड नहीं हुआ, निलंबित नहीं हुआ। तो एक ऐसा है जिसका 5 साल की भी गारंटी नहीं, कब गिर जाए, कब अल्पमत में आ जाए। लेकिन जो पढ़ी लिखी सरकार है, स्थायी सरकार है, उसके ऊपर होल्ड अस्थायी सरकार का और अनपढ़ सरकार का हमारे देश में होता है। तो जो सरकार है जिसको लोकतंत्र में हमने चुन के भेजा है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके सामने कौन सी शक्ति आ रही है, मैं तो नहीं समझ पा रहा। और जब उसके सामने भी कोई शक्ति आ रही है तो फिर परमपिता परमात्मा ही मालिक है, फिर इस क्षेत्र का कोई मालिक नहीं है। तो मास्टर जी, एक बात आपसे मैं जनरली पूछना चाहता हूं, अगर आप इस क्षेत्र के इस वक्त विधायक होते तो आप इस स्थिति में क्या करते? मुझे अगर अपनी विधायिका से भी इस्तीफा देना पड़ता तो इस्तीफा देता, क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहता। और जो आदमी क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हुआ है उसको तो जनता ने किसी पार्टी की जरूरत नहीं, निर्दलीय है, अपने हाथों पे लगी उठा करके। जो विधायक निर्दलीय जीतते हैं, जिन पर पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता, वही होते हैं जो जनता के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं और उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता, उनसे जनता भयभीत नहीं होती। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार फिर मास्टर शिवराज सिंह रहे, किसानों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, प्रशासन से, शासन से आमना सामना भी हो रहा है। देखते हैं और कब तक ये लड़ाइयाँ, ये संघर्ष चलते हैं और किसानों की वो मांगें जो लगातार लंबे समय से उठ रही हैं पूरी हो पाती हैं या उनका कुछ निस्तारण, निष्कर्ष निकल पाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।